हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी कादर खान साहब के बारे में। कादर खान साहब को आज इस दुनिया से गए हुए काफ़ी साल हो गए हैं। सन 2018 में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जो हैं बड़ी तकलीफ़ में चले गए, क्योंकि उनको इस बात का काफ़ी गम था कि जिस इंडस्ट्री को मैंने इतना वक्त दिया, इतना अपना आप कह सकते हो खून पसीना गुर्दा फेफड़ा आप कुछ भी कह लो दिया, वो इंडस्ट्री के लोगों को अब उनकी कद्र है नहीं। क्योंकि उनके आखिर के दिनों में वो कनाडा में थे, अपना इलाज करवा रहे थे। उनके बच्चे उनके साथ थे, उनका परिवार उनके साथ था। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उनके परिवार ने ही इस बात को जो है सबसे साझा किया कि मेरे पिताजी कितना मिस करते थे अपने उन पुराने साथियों को। इस पर भी काफ़ी बातें हुई थी और उन्होंने बताया कि मेरे जो फादर थे वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम ब्रिज की तरह बनो। जैसे एक ब्रिज होता है वो कैसे एक इंसान को दूसरी जगह पहुंचाता है, तो तुम ब्रिज बनो। इस कदर की उनकी सोच थी, वो कितने हेल्पफुल थे। तो आप सोचिए कि अपने करियर के यंग डेज़ में जब वो काम करने लगे थे, जब उन्होंने अच्छा उनको अपने आप को वो एस्टैब्लिश कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, तो कितने लोगों की उन्होंने मदद की होगी और मदद की भी। क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के करियर बनाए हैं जिनसे शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि आगे जाकर ये कहाँ के कहाँ बनेंगे। उनके लिए लिखना, उनके लिए एक अच्छा कैरेक्टर लिखना और कैरेक्टर के साथ साथ दमदार परफॉर्मेंस को जो है वो डायलॉग के रूप में बिठाना। क्योंकि एक एक्टर के लिए जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। एक अभिनेता अभिनेता कब कहलाता है? जब वो एक बहुत ही अच्छे उसके पास डायलॉग्स होते हैं। और कादर खान साहब तो बाकायदा जो हैं, जो भी डायलॉग लिखते थे वो उनको रिकॉर्ड करके अपने आर्टिस्ट को भेजते थे जिसके लिए उन्होंने डायलॉग लिखे हैं। क्योंकि जो डायलॉग लिखता है उसको ही पता होता है कि इस डायलॉग को हमें किस अंदाज में बोलना है। तो अगर मैंने ये लिखा है तो इसको मैं कैसे बोलता, तो उसी अंदाज में। क्योंकि आप किसी को डायलॉग दे रहे हो वो ऐसे पढ़ लेगा, लेकिन वो जो डेप्थ है, जिस डेप्थ को सोच करके वो डायलॉग लिखा गया है, वो कैसे बोलना है, तो वो उस पर भी मेहनत करते थे। तो आप देखिए कि कितने ज़्यादा मेहनत करवाते थे वो। और यही वजह है कि जिन जिन लोगों ने उनके साथ में काम किया वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। एक तरीके से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का वो टाइम देखा जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कादर खान साहब की मेहरबानी से उन्होंने जो है वो मुकाम, वो ऊंचाइयां हासिल करी जो शायद उन्होंने खुद ने भी सपने में नहीं सोची थी। बट उसके बावजूद भी जो है इतना कुछ उन्होंने कादर खान साहब से लिया, लेकिन इन रिटर्न वो बहुत कम ही उनको रिपे कर पाए। और इस चीज़ का अफसोस शायद कादर खान साहब को भी था, जिसके चलते वो काफ़ी अकेले भी हो गए थे। क्योंकि उनकी उम्र बढ़ भी रही थी और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तकलीफ़ें बीमारियां उसे घेरती हैं। फिर जाहिर सी बात है डॉक्टर उन्हें स्ट्रेस लेने के लिए भी मना करते हैं और किसी भी तरह का कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेस ना हो जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। और अगर आप किसी सीरियस बीमारी का शिकार होने लगते हैं तो उसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, आपकी जो रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उस पर भी असर पड़ता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब किसी को भी पता चलता होगा या कोई भी कभी मिला होगा तो वो यही सोचता होगा कि यार अब तो इनकी कंडीशन काम करने लायक नहीं है। तो एक ये भी कारण रहा कि लोगों ने उनसे दूरियां बना ली। लेकिन ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कि भाई प्रोफेशनल फ्रंट अपनी जगह है, इमोशनल फ्रंट अपनी जगह है। लेकिन एक इंसान, चलो आपने उससे काम नहीं लेना है और उसको चलो पैसे की कोई तंगी भी नहीं है। कादर खान साहब कोई ऐसा नहीं था कि उनको पैसे की तंगी थी, उनके पास कनाडा की सिटीज़नशिप थी तो वो वहाँ रह रहे थे। लेकिन उनको ज़रूरत थी एक इमोशनल सपोर्ट की, एक इमोशनल स्टेबिलिटी की, जो उनको अपने कोलीग से चाहिए था, जो उनको वो मिला नहीं।
और इसी बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस कादर ख़ान साहब को भी था और उनके परिवार को भी था। उनके जो बेटे थे उन्होंने भी अपनी किस्मत फ़िल्मों में आज़माने की कोशिश की। अगर आप लोगों ने सन 2003 में आई हुई फ़िल्म तेरे नाम देखी होगी तो उसमें जो सलमान खान का जो एक दोस्तों का जो झुंड था ना, उसमें एक दोस्त कादर ख़ान साहब के बेटे भी थे। तो लेकिन वही वाली बात है कि उनके बेटे को वो कामयाबी नहीं मिली जो शायद कादर ख़ान साहब को मिली। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि भाई जब बाप इतना बड़ा फ़नकार है तो बेटा क्या करेगा। तो इसी चक्कर में दूसरा ऑफ़ कोर्स जब कादर ख़ान साहब को लोग भूलने लगे थे तो फिर उनके बेटे को किस तरीके से जो है इंडस्ट्री में हेल्प मिलता। तो मुझे लगता है कि ये भी कारण रहा होगा। उनके बेटे भी जो हैं ऐसा नहीं है कि एक्टिंग को नहीं समझते थे, लेकिन वही बात है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की उनको भी तलाश थी और वो प्लेटफॉर्म उनको चाह कर भी नहीं मिल सका। और अगर मैं बात करूं कादर ख़ान साहब की तो उनकी एक अलग पर्सनालिटी थी और उन्होंने जो अपनी राइटिंग से जो एक पब्लिक के दिलों में जो एक मैं छाप वर्ड तो नहीं बोलूँगी लेकिन एक ऐसा जो तीर घुसाया था अपने कहते ना शब्दों के वाणों से, यहाँ डायलॉग्स के बाणों से ऐसा तीर जो है दर्शकों के दिलों पे मारा था कि आज भी दर्शक जो हैं उनको भूल नहीं पाए हैं। वो बात अलग है कि पहले के टाइम में जो हम लोग थे इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे। एक्चुअली हम सारा का सारा दोष बॉलीवुड वालों को भी नहीं दे सकते हैं, हमारी खुद की भी गलती है। तब हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था और ना ही इतनी समझ थी और हमें जो होता है ना, हम लोग सिर्फ जो लोग चेहरे हमें दिख रहे होते हैं ना, हम उनके पीछे ही पागल हो रहे होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो सजे धजे चेहरे हैं, जो ये सजे धजे चेहरे पड़ डायलॉग बोलते हैं, एक्चुअल में ये डायलॉग लिखे किसने, असली हीरो कौन है, इस हीरो को हीरो बनाने वाला असली हीरो कौन है। हमें ये बातें तब समझ में नहीं आती थी। आज हम मैच्योर भले ही हो चुके हैं पर अफसोस वो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब हमारे पास तो देखिए अब हम और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो भी हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये उन लोगों तक पहुँचे जो आज की जनरेशन है, जो ये जानती ही नहीं है कि हमारे बॉलीवुड में कितने ऐसे मंजे हुए नायाब नगीने थे जिन्होंने इतना काम किया लेकिन बदले में उनको मिला भी तो क्रेडिट बहुत कम मिला। मैंने एक वीडियो में बोला था, मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो थी, शायद बोला भी था या नहीं बोला था, कि शक्ति कपूर साहब ने का एक रील मेरे हाथ लगा जहां वो बात कर रहे हैं कि भाई कादर ख़ान साहब को अवार्ड्स नहीं मिले, उनको वो नहीं मिला। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया, मैंने भी बोल दिया ऐसा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कादर ख़ान साहब को अवार्ड्स गिनती के अवार्ड्स मिले, वो अवार्ड्स नहीं मिले जो शायद वो डिज़र्व करते थे। बहुत ही कम उनको उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया। और ये चीज़ तो मैं भी देखती हूँ कि जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो वाकई अपना गुर्दा फेफड़ा सब कुछ लगाते हैं इंडस्ट्री के लिए, उनको बहुत कम रिकग्नाइजेशन मिलता है। और जो ऊपर ऊपर से चीज़ें करके निकल लेते हैं उनको तो ये लोग ऐसे अवार्ड्स देते हैं, इनफैक्ट वो तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा हमें बहाना मिले कि हम इस आर्टिस्ट को, इस एक्टर को अवार्ड दे दें। मतलब वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो ज़िंदगी में जन्म ही इस शख्स को अवार्ड देने के लिए हुआ है। मतलब अवार्ड पे अवार्ड दिए जाते हैं लेकिन वो लोग काम करे जाते हैं, उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट भी अवार्ड दे देते हैं, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट को तो वो लोग देखना भी नहीं चाहते, वो रिटायर शब्द को भी नहीं सुनना चाहते। वो अभी भी इतनी उम्र होने पर भी काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। रिटायर तो वो ले नहीं रहे, फिर भी बहाने से उनको कोई अवार्ड दे देंगे, उनको जो है पता नहीं कहाँ चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पता चलता है बॉलीवुड कि कैसे बॉलीवुड जो है वो क्या करता है, क्या उसकी सोच है। और मैं बात करूँ कादर ख़ान साहब की ना, तो कादर ख़ान साहब
का अगर आप काम देखें तो उन्होंने अपने काम से ना, अपने हुनर से दर्शकों को जो है वो हँसाया भी है, रुलाया भी है, गुदगुदाया भी है और गुस्सा दिलाया भी है। इतने मल्टी टैलेंटेड थे ये। और बचपन से ही उन्होंने इतनी तकलीफ़ें देखने के बावजूद भी उन्होंने आपदा को जो है वो हुनर की तरह इस्तेमाल किया है। अक्सर हम लोग सुनते हैं आपदा को अवसर बनाना, लेकिन यहाँ पर जो कादर ख़ान साहब थे उन्होंने आपदा को हुनर बनाकर जो है इस्तेमाल किया और अपने डायलॉग्स के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों तक पहुँचाए कि ज़िंदगी में अगर जीना है तो कैसे जीना है, ज़िंदगी किसे कहते हैं, औलाद और माँ बाप का क्या एक्चुअल में रिश्ता होता है, उन सभी को अपने डायलॉग के माध्यम से बखूबी उन्होंने बताने की कोशिश करी है। उनकी कई ऐसी फ़िल्में हैं, चुनिंदा फ़िल्में हैं जिनमें मुझे इतना डेप्थ दिखा है, चाहे वो कॉमेडी फ़िल्म हो, चाहे वो इमोशनल फ़िल्म हो। गोविंदा के साथ उनकी आपने बहुत सारी कॉमेडी फ़िल्में देखी होंगी, जहाँ पर गोविंदा के साथ उनकी एक गज़ब की जुगलबंदी रही, जहाँ पर एक नहला तो दूसरा दहला, एक 19 तो दूसरा 20, आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ ना तो मुझे गोविंदा की और कादर ख़ान की जितनी भी फ़िल्में मैंने देखी हैं ना, मुझे कादर ख़ान साहब और गोविंदा की ही जोड़ी सबसे बेस्ट लगी है। और वो फ़िल्म थी एक अँखियों से गोली मारे। जी हाँ, जिसमें कहने को तो रवीना टंडन हीरोइन थी और उन्हीं के पिता का रोल किया था कादर ख़ान साहब ने। लेकिन जो एक्चुअल में जो जोड़ी मुझे उस फिल्म में लगी थी वो थी गोविंदा और कादर ख़ान साहब की। और जिस तरीके से वो उनके साथ परफॉर्म करते थे, चाहे वो डायलॉग हो, इवन चाहे एक गाना भी उन पर फिल्माया गया है, वहाँ पर भी जो है अपने अंदाज से जो कादर ख़ान साहब उन्हें जवाब दे रहे हैं, वो गाना बड़ा फेमस हुआ था कि मैं शक्कर की बोरी तू है गुड़ की डेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो उस ज़माने में ये फ़िल्म बहुत चली थी और इसके चलने की वजह तो मैं इसे कादर ख़ान साहब को ही क्रेडिट दूंगी और गोविंदा की जो आपसी जुगलबंदी थी मैं उसे ही क्रेडिट दूंगी। जैसे कि जो हिम्मत वाला मूवी थी, जो एक साउथ की हिंदी रीमेक थी, उसे भी जो है कादर ख़ान साहब ने ही लिखा था, उसमें एक्ट भी किया था। लेकिन मुझे उस फिल्म में ना सबसे बेस्ट अगर किसी की जोड़ी लगती है तो आपको मैं ये बता दूं कि मुझे वो श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी नहीं, बल्कि अमजद खान साहब और कादर खान साहब की जोड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जिस कदर वो एक दूसरे के साथ में जो एक लव एंड हेट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, किस तरीके से दोनों बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डायलॉग्स कर रहे हैं, वो कॉमेडी उनका एक्ट था, लेकिन कॉमेडी में भी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री उनकी देखने को मिल रही थी। हालांकि हिम्मत वाला फिल्म को जो है साजिद खान ने भी आगे जाके रीमेक किया था, पर वो रीमेक कैसा बना था वो आपको पता ही था, वो आपने देखा ही था। और उस फिल्म में भी जो है कादर खान साहब को ही कॉपी किया जा रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्योंकि वो एक उसी फिल्म को एक रीमेक करने की कोशिश की गई वही दिखा कर के, और लोगों को भी वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। हालांकि जो हिंदी की जो हिम्मत वाला थी जितेंद्र और श्रीदेवी की, वो भले ही रीमेक थी, लेकिन उस फिल्म को पूरा का पूरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कादर खान साहब ने ही अपनी कलम से जो है वो उतारा था, और ऐसा उतारा था कि वो पूरे दर्शकों के दिल में उतर गई थी ये फ़िल्म। और आज भी जब ये फ़िल्म आती है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता श्रीदेवी को देखने में, ना ही जितेंद्र को देखने में। मुझे इंटरेस्ट होता है कि भाई वो कोई ऐसा सीन आए जिसमें अमजद खान और कादर खान साहब मिलकर जो हैं वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, और वो ज़्यादा उनकी मुझे अच्छी केमिस्ट्री लगती है। और पहली बार शायद इसी फिल्म से जो है कादर खान साहब ने कॉमेडी के क्षेत्र में अपना जो है नाम किया था, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके बच्चों को नहीं पसंद था कि वो नेगेटिव रोल करें, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में शुरुआती दौर में वो नेगेटिव रोल ही दिखे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जितनी भी फिल्में रहीं शुरुआती दौर में, 80s के दौर में, वो सब नेगेटिव उनके विलन के रोल थे। लेकिन फिर जब समय बदला तो फिर जो है कादर खान साहब ने भी अपना जो है अंदाज़ बदला, और वो अंदाज़ कॉमेडी का अब लोगों को बहुत पसंद आया। और फिर डेविड धवन ने जो इस अंदाज़ से
जो अपना जो एक एम्पायर खड़ा किया, क्योंकि उनकी जितनी भी फ़िल्में आई थी 90s के दशक में, गोविंदा के साथ कादर ख़ान की जो जोड़ी थी वो बहुत बड़ी हिट रही थी। अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी जो कूली नंबर वन भी आप देखिए, तो उस फिल्म में भी बहुत ही मंजे हुए कलाकार होने के बावजूद भी कादर खान साहब की अपनी ही एक अलग स्क्रीन प्रेजेंस थी। और किस कदर वो अपनी बेटियों की शादी एक अमीर अमीर घरों के लड़कों से करना चाहते हैं, लेकिन फिल्म ख़त्म होने तक उनको पता चला कि भाई उनकी एक बेटी की शादी जो है वो कूली से हो गई है एक्चुअल में, जिसको वो अमीर समझते थे, और जो दूसरी बेटी है उसकी शादी हो रही है, यानी उसके जो बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो है एक ड्राइवर। तो बहुत ही अच्छी ये फिल्म थी एंड ट्रस्ट मी, हालांकि बाद में फिर इस फिल्म का भी रीमेक डेविड धवन ने बनाया अपने बेटे को लेकर, जो डिज़ास्टर साबित हुआ, लिटरली डिज़ास्टर साबित हुआ। क्योंकि भाई वो जो एक सोल थी कूली नंबर वन मूवी में, वो सोल वैसी तो नहीं बन पाई, क्योंकि कहते हैं ना ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। वो कल्ट कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन उस कल्ट को डेविड धवन ने अपने बेटे के चक्कर में उलट पुलट कर दिया, इतना ज़्यादा उसको ख़राब कर दिया कि लिटरली क्या कह सकते हैं। भाई वही बात है, अपना हर किसी को पुत्र मोह होता है, हर कोई चाहता है कि भाई मैं भी अपने बेटे को जो है एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिलवाऊं जैसा कि मैंने गोविंदा को दिलवाया था। हर कोई सोचता है कि भाई देखो, डायरेक्टर का अपना एक क्रेडिट होता है कि भाई मैंने फिल्म डायरेक्ट करी, मैंने ऐसे आर्टिस्ट लिए, मैंने उनसे काम करवाया। हर किसी का अपना अपना क्रेडिट होता है, हर कोई अपनी मेहनत को जो है वो रखता है, उसको वो चाहता है कि उसको एप्रिसिएशन मिले। तो ये गलत नहीं होगा डेविड धवन जी का कि भाई मैंने वो फिल्म बनाई है तो अब मैं अपने बेटे के लिए भी उसी फिल्म को एक नए अंदाज में लेकर आऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोई फिल्म नहीं चली। और मैंने तो ये फ़िल्म देखी नहीं है नई वाली, पुरानी वाली तो मैंने बहुत देखी है। मैं बहुत हँसी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और कादर खान साहब तो नंबर वन थे। और भी उनमें एक आर्टिस्ट थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर थे, जो हम साथ साथ है मूवी में भी रहे थे, कुछ शिव देसानी कुछ नहीं, कुछ था उनका नाम जो मेरे को अभी जहन में नहीं आ रहा है। उनका भी काम मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने भी कादर खान साहब के साथ में जो है बहुत ही अच्छे से जुगलबंदी अपनी जोड़ी थी, जो पंडित बनते हैं कूली नंबर वन फिल्म में, और फिर वो भी अपना गेटअप जो चेंज कर लेते हैं कादर खान को अब सबक सिखाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा उनका काम रहा है। तो ये पूरी पिक्चर अगर आप देख सकते हैं कूली नंबर वन, तो ज़रूर देखिएगा। कादर खान साहब का माइंड ब्लोइंग वर्क है, और कादर खान साहब की कई फिल्में आई हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही इमोशनल टच भी दिया है। जैसे कि उनकी एक फ़िल्म आई थी जैसी करनी वैसी भरनी, जो कि मेरे पिताजी की बड़ी फेवरेट फ़िल्म है, और उनके माध्यम से हमने ये फ़िल्म कितनी बार देखी है, जहाँ पर जो शक्ति कपूर होते हैं वो कादर खान साहब के बेटे होते हैं, और वो अपने ही पिता के साथ फ्रॉड कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब उनका खुद का बेटा होता है जो आगे चल के गोविंदा बनता है शक्ति कपूर का, तो फिर जब पोते को पता चलता है, यानी कि गोविंदा को पता चलता है कि मेरे पिता ने मेरे दादा को धोखा दिया, तो वो भी अपने पिता को एक सही रास्ता दिखाने के लिए वो फिर अपने पिता के साथ जो है वैसा ही व्यवहार करता है, और तब जो है शक्ति कपूर को ये समझ में आता है कि भाई तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यही इस फिल्म में जो किरदार निभाया था वो निभाया था कादर खान साहब ने, शक्ति कपूर के पिता का और गोविंदा के दादा का। तो बहुत ही अच्छी ये फिल्म थी, और इसको बहुत ही अच्छे से जो है मैसेज देने की कोशिश करी। और उस फिल्म में भी ना लड़कियों को लेकर बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि पहले के ज़माने में लोग रोते थे कि अरे बेटी पैदा हो गई, बेटा क्यों नहीं हुआ, पहला तो मुझे बेटा ही चाहिए था। कुछ ऐसी ही मान्यताओं को कादर खान साहब ने हाईलाइट किया था, और वो भी दिखाया गया था। ये फिल्म जैसी करनी है वैसी भरनी, जो फिल्म है जैसी करनी वैसी भरनी, ये आप डेफिनेटली देखिएगा, ये बड़ी अच्छी फिल्म है। और मैं चाहूँगी कि कादर खान साहब का जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं ये जानती हूँ कि अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है
कि ऐसे लोगों को उनका ड्यू मिलना चाहिए जो वाकई क्रेडिट के हकदार हैं। तो बहुत सारी फ़िल्में हैं जो कादर ख़ान साहब ने बनाई हैं। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, ये भी एक फ़िल्म है जो मैंने बहुत छोटे होते ये देखी थी, बट मुझे ये फ़िल्म दोबारा से देखनी है। ऐसी अनगिनत फ़िल्में हैं जो कादर ख़ान साहब ने लिखी हैं और बहुत ही तरीके से, बहुत ही अपने सलीके से उन्होंने ये बताया है कि बिना किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किए बिना भी हम अपनी बात को कैसे सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, ये सूझबूझ थी कादर ख़ान साहब में। जैसे आज की तारीख में ना ही कोई अच्छे डायलॉग्स क्यों नहीं हमें सुनने को मिलते, क्योंकि जो माइंड सेट है राइटर्स का वो ये है कि भाई अपनी बात बस कह दो, सुना दो सामने वाले को। ये मत सोचो किसी मर्यादा, किसी उसका तुम ध्यान मत करो, किसी सभ्यता को तुम मत सोचो, बस कैसे भी हो बस अपनी बात कह दो। लेकिन जो कादर ख़ान साहब थे वो चाहते थे, वो ऐसा सोचते थे कि भाई अपनी बात को कहने का भी एक तरीका होता है। आप भले ही सच्चे क्यों ना हो, सामने वाला झूठा क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी ज़बानी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना आप सामने वाले को आईना बड़ी बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हो। तो ये ऐसी सोच रखते थे कादर ख़ान साहब। कादर ख़ान साहब का बचपन भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रा। बहुत पैसे की तंगी थी, फिर माता पिता का अलगाव हो गया, डाइवोर्स हो गया, फिर उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे पिता के साथ भी उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भरे रिश्ते थे। लेकिन उनकी माँ ने उनको पढ़ाई की जो कीमत सिखाई है ना, उस पढ़ाई की कीमत से उनको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से एक तालीम का एक इंसान की जो मानसिक स्थिति है उस पर कैसा असर पड़ता है वो आपको देखने को मिलेगा कादर ख़ान साहब के टैलेंट को देखकर, कि उन्होंने जब अपनी माँ की इस बात को समझा तो वो फ़ायदे में ही रहे। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपका दिल ही अच्छा होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर देखो मैं अपनी बात करूँ, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मिस कर दी जस्ट बिकॉज़ कि मेरे पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। हाँ, मैं लिख पढ़ सकती हूँ, मैं सिग्नेचर कर सकती हूँ, उतना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं पढ़ लिख क्यों नहीं पाई इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरा ही हाथ है। मैं किसी और को ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पता है, लेकिन हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपनी इस कमी को जो है वो पूरा करूँ, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं। वो एक अलग बात है कि कई लोग ज़िंदगी में पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं हालात की वजह से, या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आपके पास पढ़ाई है, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आपको पढ़ाई से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। ठीक है, आपकी वो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका एक हॉबीज़ हैं, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप वो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन पढ़ाई का भी एक अपना एक महत्व होता है जो कादर ख़ान साहब की मदर ने उन्हें सिखाया और यही उनको आगे जाकर बहुत काम आया। और फिर उसके बाद तो आप जानते हैं कि कादर ख़ान साहब कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो ये दुनिया छोड़कर भले ही जा चुके हैं, लेकिन हमारे दिलों में, मेरे तो भाई मैं क्या कहूँ, मैं तो कादर ख़ान साहब को बहुत ज़्यादा उनके क्राफ्ट की, उनके काम की बहुत ज़्यादा शुरू से ही बहुत कदर करती थी और मैं कहीं ना कहीं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह पा रही हूँ। हालांकि मेरी कोई अपनी इतनी हैसियत नहीं है और जिन जिन को भी उन्होंने एक मुकाम दिया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उनकी कदर नहीं की। ठीक है, किसी कारणवश मनमुटाव हो जाता है, किसी कारणवश जो है रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, होता है, मैं ये बात मानती हूँ। ईगो क्लैश होता है, कभी कभी आप पर प्रेशर होता है, या कभी कभी आपको लगता है कि नहीं भाई एक रिलेशन को अगर एक अच्छा बनाना है तो उसको एक स्पेस देना ज़रूरी है। लेकिन जब वक्त रहते आप भी मैच्योर हो जाओ, आप भी समझदार हो गए हो, तो थोड़ा बहुत एक इंसान को एक एफ़र्ट लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी से पैसे के दम पर ही आप किसी की मदद करें। कभी कभी किसी से 2
चंद शब्द अच्छे कहकर भी आप उसके मन का समाधान कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कादर खान साहब की वो मन का समाधान नहीं हो पाया। काफ़ी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मिस किया, जो शायद काफ़ी ज़्यादा अफसोस था कि भाई इतना काम करने के बावजूद भी वो अपने अंत समय में जो है उन लोगों से ज़्यादा मिल नहीं पाए, उन लोगों को देख नहीं पाए। तो इस चीज़ का काफ़ी अफसोस उनके परिवार को भी है, क्योंकि ये सारी बातें निकली थी जब उनकी डेथ हुई थी। वो बात अलग है कि फिर लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन एक्टर्स ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं खंडन किया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम टच में थे। अब क्या सच है क्या नहीं है वो तो भाई ये लोग जाने, बट एक्चुअल में जो कादर खान साहब थे वो बहुत बड़े हुनरबाज थे और मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। और जो जो उन्होंने हमारी इंडियन सिनेमा को जो दिया है ना, वो हमें ना कोई दे सकता था, है, और ना कोई अभी आगे भविष्य में कोई देगा। तो मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी, और जितने भी लोग मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं या सुनेंगे उन सब की तरफ से मैं कादर खान साहब को थैंक यू करना चाहूँगी। वो जहाँ भी हों वो खुश हों, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो भी उन्होंने दिया है अपनी फ़िल्मों के माध्यम से, जो फ़लसफ़े उन्होंने हमें ज़िंदगी के सिखाए हैं वो हम हमेशा याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने काफ़ी काम देखा है कादर खान साहब का। उनका लिखा हुआ एक शो भी आता था, शायद उनका लिखा हुआ था या एक्ट किया हुआ था। उन्होंने सीरियल्स में भी काम किया है, और एक सीरियल तो मैं बहुत अच्छे से देखा करती थी जिसका नाम था हंसना मत, जो सन 2001 में आता था स्टार प्लस पर। मंडे के मंडे आता था या कोई तो दिन आता था, वीक डेज़ में आता था, और एक ही दिन आता था, वीकली आता था, और मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें कादर खान साहब के नए नए लुक होते थे, नई नई कहानियाँ होती थी, और काफ़ी एंटरटेनिंग होता था। तो मैंने तो उनको काफ़ी देखा है। और उनकी जो लास्ट फिल्म थी जो मैंने देखी थी वो थी मुझसे शादी करोगे, जो सन 2004 में आई थी, जो अगेन डेविड धवन की ही थी, जिसमें अक्षय कुमार थे और सलमान खान थे। अक्षय कुमार के साथ भी उनकी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी आई थी, और जिसमें जो है अक्षय कुमार और कादर खान साहब की जुगलबंदी देखने को मिली। आई थिंक मैं कहूँगी कि जिस फिल्म में कादर खान साहब होते थे ना, उसमें फिर किसी की और की ज़रूरत मुझे लगती नहीं थी, क्योंकि हीरो के साथ उनके ही इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी होती थी ना कि भाई हीरोइन की तो ज़रूरत ही नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि भाई हीरोइन की क्या ज़रूरत है। हीरो को जिस कदर जो धोबी पछाड़ वो अपनी ज़बान से करते थे हंसी में, वो देखकर बड़ा ही अच्छा लगता था। और उनकी जितनी भी 90s की जो कॉमेडी फिल्में हैं ना, वो कल्ट क्लासिक हैं। चाहे वो राजा बाबू देख लीजिए, उन्होंने जिस तरीके से काम किया कि एक पिता जो अपने निकम्मे बेटे से परेशान है, और किस कदर उसकी बीवी उसके अपने बेटे को जो है वो प्रोटेक्ट करती रहती है अपने बाप से, यानी कि कादर खान साहब से। उनकी पत्नी का किरदार निभाया होता है अरुणा ईरानी जी ने, तो वो भी उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी थी। बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में 90s में आपको कादर खान साहब की देखने को मिलेंगी, जिसमें फुल एंटरटेनमेंट था, और बहुत सारा जो था वो रियल एंटरटेनमेंट जिसको मैं कह सकती हूँ, जो वाकई एंटरटेनमेंट कहलाने के लायक है। अब तो सिर्फ नाम के लिए एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट जैसी तो कोई चीज़ अब हमें कहीं नहीं दिखती है। इवन OTT प्लेटफॉर्म पे भी बहुत कम दिखती है, दिखती ही नहीं है, मुझे तो वो भी नहीं दिखती है। तो खैर, मैं कादर खान साहब के बारे में और क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, ना मेरे पास एक हैसियत है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ। मैंने जितना भी बोला है, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया या किसी को कोई हर्ट हुआ हो, क्योंकि मैं खुद ये मानती हूँ कि कादर खान साहब जैसा फ़नकार, उनके जैसा टैलेंटेड इंसान अब हमें मिलना मुश्किल है। और अनफॉर्चुनेटली हमने जाने अनजाने में इस हुनरबाज इंसान की कद्र नहीं करी, और इसके लिए हम लोग भी गुनहगार हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग पर्दे पर हीरो हीरोइन को देखकर ही पागल हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई इसके पीछे इसे हीरो बनाने वाला शख्स कौन है।
हम अक्सर फ़िल्म देखते हैं तो कहते हैं अरे यार मुझे भी गोविंदा जैसा हीरो बनना है, मुझे शाहरुख जैसा हीरो बनना है, मुझे रवीना जैसी एक्ट्रेस बनना है, मुझे करिश्मा जैसी बनना है, मुझे करीना जैसी बनना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मुझे कादर ख़ान साहब जैसा राइटर बनना है। मैं भी जो है अपनी कलम के माध्यम से जो है जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको मैं जो है अपने हुनर के बेसिस पर उनको मैं काम करवाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एक राइटर का कि वो कैसे डायलॉग्स जो है देता है एक्टर्स को, एक्ट्रेस को, तभी तो वो एक्टिंग कर पाते हैं। तो कोई ये नहीं देखता है, हर कोई हीरो हीरोइन देखकर जो है पागल हो जाता है। वो ये नहीं देखता है कि भाई हीरो हीरोइन बने कैसे, अच्छे डायलॉग्स बोलकर। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को टेक्निकल ग्राउंड्स पर रखना चाहते हैं और पर्दे के पीछे रहकर जो हैं वो काम करना चाहते हैं, बट ज़्यादातर जो लोग हैं वो पर्दे के सामने आकर काम करना चाहते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि कादर ख़ान साहब पर्दे के पीछे ही नहीं रहे बल्कि पर्दे के सामने भी आए हैं और उनकी कला को, उनके टैलेंट को लोगों ने देखा है और सराहा है, जितना भी सराहा है, हालांकि कम सराहा है लेकिन सराहा है। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत सारी चीज़ों पर बनी हैं। उनका एक गाना भी फिल्म का बड़ा मशहूर हुआ था जो मुझे चलते चलते याद आ रहा है कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। ये उन्होंने शायद 80s के दशक में, 80s 90s के दशक में शायद उनकी किसी फिल्म का गाना है। और वाकई आज की तारीख में भाई पैसा ही बोलता है, इंसान से ज़्यादा तो पैसे की, खनक की ही ज़्यादा कीमत है। तो कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने लिखी थी, इतना उनका शार्प विज़न था, जो उन्होंने देख लिया था, भांप लिया था या क्या था वो तो मैं नहीं जानती हूँ, बट उनका हर एक डायलॉग, उनकी हर एक वो अदा जो थी ना, वो उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। उनका जो वो अंदाज़ था, यम है हम, जो तकदीर वाला पिक्चर आई थी, एक साउथ के एक्टर थे उसमें, रवीना टंडन भी थी और असरानी साहब भी थे, जिसमें जो थे कादर ख़ान साहब यमराज बने थे, जो एक डायरी ढूंढने आए थे जो चित्रगुप्त ने गिरा दी थी। चित्रगुप्त का रोल जो था वो असरानी साहब ने किया था, तो वो भी बड़ी पिक्चर बड़ी ज़बरदस्त थी। बहुत सारी फिल्में हैं जो कादर ख़ान साहब ने लिखी हैं, जिसमें अभिनय भी किया है और जिसमें एक बहुत ही डिफरेंट उन्होंने लुक भी लिया है और डिफरेंट तरीके से उसे प्ले भी किया है। बहुत लंबी लिस्ट है भाई, बहुत लंबी लिस्ट है। उनका आई थिंक 40 साल से भी ज़्यादा का करियर रहा है, तो आप सोच सकते हैं उन्होंने कितना काम किया होगा। और उनके काम का उनको बहुत ही थोड़ा रिवॉर्ड मिला, ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो चलते चलते मैं इस मल्टी टैलेंटेड, इस हुनरबाज इंसान को शत शत नमन करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि आपने हमें इतनी खूबसूरत यादें दी हैं, जिन यादों को हम शायद ताउम्र संभाल के रखेंगे और हमेशा जो है आपके एहसानमंद रहेंगे। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।